नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम पिछली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जिस डायबिटीज़ को हमने पिछले चैप्टर में जाना, पिछले टॉपिक में हमने जाना उसके बारे में कि डायबिटीज़ क्या है, कितने प्रकार का होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, कि किन प्रकार से होता है, क्या तकलीफ़ होती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या उसकी पैथोजेनेसिस है, किस कारण से होता है। तो चलिए आज उसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि डायबिटीज़ का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, डायबिटीज़ के नॉर्मल लक्षण क्या होते हैं और उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका। तो डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में 3 तरह के होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट मील यानी खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल, और रैंडम मतलब डे में किसी भी समय का लिया जाने वाला शुगर लेवल, जिसे रैंडम ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल यानी कि हम रात में खाना खाने के बाद सुबह मॉर्निंग में फास्ट में जब हम ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं उसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे का फास्ट खाने के बाद का गैप होना चाहिए। उसमें अपन देखते हैं उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 80 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। 80 से 110 mg पर डेसीलीटर होता है, ये फास्टिंग ब्लड शुगर है। खाना खाने के बाद 100 to 150 mg पर DL होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो नॉर्मल ब्लड शुगर 100 से 150 के बीच में होना चाहिए। और वही रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो रैंडम भी 100 से 160 के बीच में कभी भी होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। जब इससे लेवल ब्लड में से शुगर का लेवल इससे ज़्यादा होता है तो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कंडीशन कहलाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ या ब्लड शुगर या डायबिटिक मेलाइटिस, क्या क्या लक्षण मिलते हैं ब्लड शुगर के केस में। तो ब्लड शुगर में अगर किसी को पेशेंट को हो गया है, शुगर लेवल हाई हो गया, तो उसका सबसे पहले ड्राई माउथ, मुंह सूखेगा। पॉलीयूरिया होगा यानी कि बाथरूम बार बार लगेगी। पॉलीफेजिया होगी, भूख ज़्यादा लगेगी। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगेगी, मतलब भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी और बाथरूम ज़्यादा लगेगी, बार बार जाना पड़ेगा। वेट लॉस होगा, वज़न कम होगा उसको। लंबे समय से अगर शुगर का लेवल हाई बना रहता था उसे वेट लॉस होगा, वज़न कम होता जाएगा, वज़न धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो आगे चल के कीटोएसिडोसिस में कन्वर्ट होता जाएगा। और ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है, ये 40 साल के बिफोर यानी कि 40 साल के पहले ही ये डायबिटीज़ या शुगर हो जाती है, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। उसमें भी यही सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ये 40 साल के पहले दिखाई देने लग जाता है। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस में ये लक्षण ये 40 साल के बाद दिखाई देने वाले ब्लड शुगर है। डायबिटीज़ है 40 साल के बाद, लेकिन 40 साल के बाद दिखाई देने वाला ब्लड शुगर लेवल है। लेकिन अब ये किसी भी समय पे दिखाई दिया जा सकता है, जब हमारे अनियमित दिनचर्या के कारण ये हमारे बॉडी भी कभी भी प्रभावित कर सकता है और हमको इस रोग से ग्रसित कर सकता है। इसमें भी वही आपका भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगा और आपका बाथरूम ज़्यादा आएगी, वेट लॉस होगा, वज़न कम होगा। और ये दोनों व्यक्ति को हो सकता है, मोटे व्यक्ति को भी हो सकता है, पतले व्यक्ति को भी हो सकता है, शहरी व्यक्ति को भी हो सकता है, ग्रामीण व्यक्ति को भी हो सकता है। और आपका जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है। एक जुवेनाइल डायबिटीज़ मतलब जन्मजात पैदाइशी, ऐसे बच्चों को, ऐसे पेशेंट से जो जन्मजात पैदाइशी इस ब्लड शुगर के पेशेंट को साथ ब्लड शुगर के मरीज बनकर साथ पैदा होते हैं और ये जीवन पर्यंत उसका बना रहता है, उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बच्चों को होती है। ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये हमेशा ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहता है। इसमें जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जब इसका ब्लड में शुगर का लेवल चेक करते हैं तो ग्लूकागॉन का लेवल हमेशा हाई रहता है, इंसुलिन रेजिस्ट रहती है। जबकि आईडीडीएम में अपन इंसुलिन का लेवल जो होता है लो रहता है, इनमिजरेबल रहता है और ग्लूकागॉन का लेवल हमेशा एलिवेटेड रहता है, हाई लेवल रहता है। ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो बेसिक लक्षण इसमें डायबिटीज़ का ये है कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या शुगर हो गया है तो भूख लगना है ज़्यादा, प्यास लगना है, मुंह सूखना है, बाथरूम लगना है, वज़न कम होते जाना है। ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट में भी और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1 डायबिटीज़ में भी, टाइप 2 डायबिटीज़ में भी ये सेम लक्षण दिखाई देते हैं।
जब ये शुगर का लेवल हाई हो जाता है तो हमारे बॉडी में दूसरे कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आँखों में, आँखों से दिखाई देना कम हो जाने लग जाता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और किडनी को जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जब शुगर का लेवल हाई लगातार बढ़ा हुआ बना रहता है तो ये किडनी को इफेक्ट करता है, तो उसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसमें यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लग जाता है, और ज़्यादा ये लगातार इसका ट्रीटमेंट अपन नहीं करते हैं तो ये लगातार बॉडी में बने रहने से डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी, तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है, जैसे हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट बनी रहती है, सेंसेशन लॉस होने लग जाता है, समझूनापन बना रहता है, ये लक्षण दिखाई देते हैं। यूरिन के साथ में अब इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन में अपन इन्वेस्टिगेशन में हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हम वही सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। ब्लड शुगर लेवल में आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, जो 100 से 110 के बीच में होना चाहिए। आप पोस्ट मील यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक किया जाता है, वो 100 से 150 के बीच होना चाहिए। और रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं, जो 150 से अंदर ही रहना चाहिए, 100 से 150 के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये ऊपर या 150 से 200 के बीच में तो प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, और ये 200 के ऊपर जाती है तो डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। तो उस समय आपको मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है। यूरिन में भी आपका प्रोटीन ग्लूकोज जाने लग जाता है, यूरिन प्रोटीन यूरिया हो जाता है, यूरिन ग्लूकोज ग्लाइकोजूरिया होने लग जाता है। ये सारे चेक आपको यूरिन एग्जामिनेशन में भी पता चल जाता है और ब्लड एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो शुगर के लिए की जाती है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट के साथ, कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो उस समय इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी जांच की जाती है, उससे पता लगाया जा सकता है कि और किसी सेकेंडरी कोई बॉडी का इफेक्टेड ऑर्गन तो नहीं है। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, वो की जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। 3 तरह के ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में आपको मॉर्निंग में आपको कम से कम ब्रिस्क वॉक करना, आधे घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में तेज़ी से आपको चलना है, जिससे आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बर्न हो, ग्लूकोज का लेवल बर्न हो, ये सारी चीज़ें उससे पता चले। और आपका डाइट थेरेपी है, डाइट थेरेपी में आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको, लो कार्बोहाइड्रेट जिससे आपको शुगर का लेवल स्पाइक ना हो पाए। और आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, आपको हैवी डाइट नहीं लेना है, एक बार में भरपेट खाना नहीं खाना है जिससे आपका शुगर का लेवल ज़्यादा मात्रा में स्पाइक हो जाए। आपको लो अमाउंट में फूड लेना है, कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं लेना है, पोटैटोज़ नहीं लेनी है, आपको स्वीट्स राइस नहीं लेनी है, आपको चावल नहीं लेना है, गुड़ नहीं लेना है, शक्कर नहीं लेना है, मीठा और मीठे से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है आपको। ग्रीन वेजिटेबल आप कुछ भी ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लो फैट कार्बोहाइड्रेट आपको डाइट लेनी है। जब इनसे कंट्रोल नहीं होता तो आपको मेडिसिन थेरेपी में जाना पड़ेगा। मेडिसिन थेरेपी इनके इंक्लूड के साथ एक्सरसाइज लेना पड़ेगा, साथ में डाइट थेरेपी लेनी पड़ेगी। और थर्ड में पॉइंट में आपका मेडिसिन थेरेपी, मेडिसिन में आपको फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन है, सेकेंड जनरेशन मेडिसिन है। ये ड्रग्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स लेनी पड़ेगी। एंटी डायबिटिक ड्रग्स में आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आपके डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे आपको कौन सी दवाई देनी है। तो उस मेडिसिन के हिसाब से आपकी जो शुगर वैल्यू है उस हिसाब से मेडिसिन है उसका ड्रग्स सेलेक्ट होता है और उसका डोज सेलेक्ट होता है। तो उस समय आपको आपके डॉक्टर डिसाइड करके देगा कि आपको कौन सी मेडिसिन कितने मात्रा में और कितनी बार खानी है और उसके साथ क्या परहेज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना इसके बारे में। तो ये हुआ डायबिटीज़ के लक्षण, प्रकार, और उसकी पहचान कैसे करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या जांच करेंगे और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ के बारे में। और इसकी बचाव ही इसका इलाज है। आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर इसलिए करिए क्योंकि दूसरों की ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे डायबिटीज़ से ग्रसित हो रहे हैं। इनको अपने वर्ल्ड वाइड अपने देश की जनता को बचाना हमारा सबका परम कर्तव्य है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें
और दूसरों को जानकारी जिससे मिले और अपने परिवार को, अपने परिजन को परेशानी से बचा सके। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डाइट थेरेपी के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं इसमें और कितनी मात्रा में ले सकते हैं डायबिटीज़ के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 रहा। हम पार्ट 3 बनाएंगे डायबिटीज़ के लिए। पार्ट 3 में आपको डाइट थेरेपी बताएंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें अपन को खानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। तो हमारे चैनल को आप प्रॉपर विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे और बेल आइकन दबाइए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको जब भी हम डालें आपको पहुंच जाए आपके पास, आप तुरंत उसे देख पाएँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।